वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और टॉपिक हमारा चल रहा है प्राचीन भारत में महाजनपद युग। ठीक है, महाजनपद काल को हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली महाजनपदों को पढ़ रहे हैं। तो महाजनपदों को पढ़ने से पहले आप ये समझो कि महाजनपद चीज़ क्या है, क्या चीज़ है ये महाजनपद। तो इसको समझने से पहले आपको वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वैदिक सभ्यता को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में एक परंपरा थी जन की। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में सामाजिक इकाई जब हम पढ़ रहे थे या राजनीतिक इकाई, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो यूनिट थी वो जन थी। जैसे सबसे छोटी यूनिट थी कुल या परिवार, बहुत सारे कुल या परिवार मिलते थे तो बनता था ग्राम, बहुत सारे ग्राम मिलते थे तो बनता था विश, और बहुत सारे विश मिलते थे तो बनता था जन। तो जन सबसे बड़ी इकाई थी उसकी। ठीक है, समय बदला। उत्तर वैदिक काल में जब हम आए तो जन और बड़ा हो गया और जन बन गया जनपद। उत्तर वैदिक काल से और आगे बढ़े तो मौर्य काल के आसपास या बेसिकली मौर्य काल से थोड़ा पहले ही जनपद और बड़े हो गए और क्या बन गए, महाजनपद। तो बेसिकली ये उसी महाजनपद की बातचीत चल रही है। ठीक है ना। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये दो बुक्स आप देख लो जिनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखना, और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। तो पेपर में या तो सीधे सीधे नाम देकर पूछेगा कि बताइए किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय, और किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आप आंसर करोगे भगवती सूत्र। जैसे पूछे वैसे आंसर कर देना। अच्छा, एक चीज़ में और समझ लो कि ये जो 16 महाजनपद है इसमें 10 गंगा घाटी में है तथा 6 गंगा घाटी के बाहर है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखो जरा। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शना का उल्लेख हुआ है। इस पॉइंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने पहले जो है पढ़ा है। चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया गया है तथा गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स तथा अवंती का उल्लेख हुआ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें 22 जनपदों का विशेष रूप से नाम आता है। ठीक है ना। अच्छा, जो अष्टाध्यायी में महाजनपदों के नाम आए उनको देख लो। सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, यौधेय, व्रजी, कलिंग और प्राच्य। ठीक है ना। महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में 250 महाजनपदों का उल्लेख है। बस पढ़ना भर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे देखो। ये जो 16 महाजनपद है इसमें 14 थे जनतंत्रात्मक, यानी बेसिकली यहाँ पे राजा का सिस्टम था और राजा एक ही परिवार से चुना जाता था। लेकिन 2 महाजनपद थे गणतंत्रात्मक, हालांकि इनमें भी राजा होता था लेकिन वो राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। ये महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन से थे, वज्जी और मल्ल। अच्छा, जिनमें राजा का चुनाव एक ही परिवार से हो रहा है उनमें 4 सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे मगध के, कौशल के, वत्स के और अवंती के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, ये जो 16 महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 16 में से 8 तो यूपी में ही थे। 16 में से 8 कौन कौन से थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए जरा। पहला है काशी, दूसरा है कौशल, तीसरा है वत्स, चौथा है मल्ल, पांचवा कुरु, छठवां पांचाल, सातवां शूरसेन और 8वां चेदी। इनकी हम लोकेशन भी अभी देखेंगे, ये कहाँ पे पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, सबको देखेंगे। ठीक है, आगे देखो। उत्तरी बिहार का वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिला अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ध्यान रखना, भागलपुर और मुंगेर बिहार के। इनकी राजधानी थी चंपा। महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ध्यान रखना, चंपा का प्राचीन नाम। बुद्ध के समय के भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल था, यानी चंपा एक बड़ा नगर था उस समय का। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से थे वो 6 महानगर, देखो जरा। भगवान बुद्ध के समय के चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह और वाराणसी। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है दीर्घ निकाय, उसके अनुसार जो चंपा शहर है इसका वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार है महागोविंद। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। चंपा शहर का वास्तुकार कौन है, महागोविंद है। ठीक है,
वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वैशाली के जो लिच्छवी हैं इन्होंने दुनिया का पहला डेमोक्रेसी बनाया, रिपब्लिक जो है इन्होंने अपना कंट्री बनाया था भारत में। सूत्र निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहकर पुकारा गया है, थोड़ा संस्कृत नाम दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बाणभट्ट के हर्षचरित में मौर्यकालीन वैदरथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट कुछ नहीं है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगली क्लास जो रहेगी वो रहेगी सीधे 16 महाजनपद, उनसे जुड़ी हुई जानकारी, उनकी लोकेशन कहाँ पर है और उनकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम सीधे लिस्ट में देख लेंगे। देखिए, इस पीडीएफ में बहुत सारे पॉइंट जो है रिपीट हो जाते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। जितनी बार रिपीट करोगे उतना बढ़िया ही है ना, आपको लंबे समय तक याद बने रहेंगे। तो एक आध दो पॉइंट अगर रिपीट हो जाए, एक आध दो नहीं खैर ज़्यादा होते हैं, तो उनको थोड़ा इग्नोर मारा करिए, ठीक है। मैं खुद भी जो है प्रयास करूँगा कि कम चीज़ें रिपीट हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उनमें सीधे हम जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनकी जानकारी को सीधे शेयर करेंगे। चलिए, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।